आर डी शर्मा लगे, वाई डी शर्मा चलो के चलते हैं। अलग ये टेक्निकल वाली वाई डी शर्मा है, वाई डी शर्मा है। चलो तो स्टार्ट करें आज की क्लास। ये आपके पास एचपी नंबर 21 होगा, है ना। एचपी नंबर 21 और 21 के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सिंगल फेज मशीन। ठीक है, तो हॉटस्पॉट सेशन ये नंबर अगर कोई देख लेना मिस गड़बड़ हो रहा हो तो। बाकी 21 में जो है ना वो आपकी सिंगल फेज मशीन ही है ना। यहाँ पढ़ेंगे अपन सिंगल फेज मशीन, सिंगल फेज मशीन मतलब हमने अल्टरनेटर पढ़ा, अल्टरनेटर के बाद हमने आपके सिंक्रोनस मशीन देखी, सिंक्रोनस मशीन के बाद हम आपकी सिंगल फेज की मशीन देखेंगे। अच्छा, कहीं आपके जो बुक्स है ना उस बुक सिंक्रोनस मशीन सिंगल फेज मशीन को कंबाइंड पढ़ा दिया जाता है, एक साथ मिला के पढ़ाते हैं, एक ही चैप्टर है, मतलब एक ही यूनिट है ये। अपन ने सिंक्रोनस को अलग कर दिया और सिंगल फेज को अलग कर दिया। अच्छा बताइए, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, परिभाषा की बात करूं, है ना, तो परिभाषा क्या होगी? बोले वह युक्ति जो वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है और सिंगल फेज पर ऑपरेट करती है, उसे हम क्या कहते हैं? आपके पास सिंगल फेज की मोटर कहते हैं। मोटर क्या होता है सर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ना। और अगर वो आपके सिंगल फेज पर ऑपरेट कर रहा है तो सिंगल फेज की मशीन हो जाएगी। सिंगल फेज पर प्रचालित वह युक्ति जो वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करती है, सिंगल फेज की मोटर कहलाती है ना। देखो, सिंगल फेज पर प्रचालित, सिंगल फेज पर प्रचालित वह युक्ति, सिंगल फेज पर प्रचालित वह युक्ति, सिंगल फेज पर प्रचालित वह युक्ति, सिंगल फेज, सिंगल फेज पर प्रचालित वह युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को, जो सिंगल फेज विद्युत ऊर्जा, जो सिंगल फेज विद्युत ऊर्जा को, जो सिंगल फेज विद्युत ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सिंगल फेज विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करती है, सिंगल फेज विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करती है, सिंगल फेज विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करती है, सिंगल फेज की मोटर कहलाती है ना। सिंगल पेज की मोटर कहलाती है। ठीक है, तो डेफिनेशन कुछ नया नहीं है, बस सिंगल पेज ऐड कर दिया गया, नथिंग एल्स, कोई खास बात नहीं है। ठीक है, चलो इसके बाद जो है हम बात करते हैं इसके ब्लॉक डायग्राम की। तो ये आप देखो ब्लॉक डायग्राम में सिंगल फेज मोटर, ब्लॉक डायग्राम मतलब आपके पास इस तरीके से बॉक्सों से बना हुआ डायग्राम, आउटपुट। यहाँ हम देंगे आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। तो सिंगल फेज इलेक्ट्रिकल, और यहाँ हमको आउटपुट में मिलेगा, इस जगह से इनपुट होगा और यहाँ से आउटपुट, आउटपुट में मिलेगा हमें मैकेनिकल, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, ये आपके पास है ब्लॉक डायग्राम। क्लियर, क्या बोलेंगे? ब्लॉक डायग्राम करो।
नहीं आता। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि सिंगल फेज की मशीन ना वो आपके सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है ना, फेज की मशीन आरंभ नहीं है। देखो, सिंगल फेज की मशीन सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। सिंगल फेज की मशीन सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। अच्छा, उधर की तरफ देखो, सिंक्रोनस मशीन भी सेल्फ स्टार्ट नहीं थी और ये भी सेल्फ स्टार्ट नहीं है ना, दोनों मशीनें सेल्फ स्टार्ट नहीं है। तो स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना, तो सेल्फ स्टार्ट बनाना पड़ेगा। इसके बाद लिखो सिंगल फेज मोटर का निर्धारण, सिंगल फेज मोटर का निर्धारण तो काय में किया जाता है, एचपी में किया जाता है कि वाटेज में किया जाता है? वाटेज में, है ना। सिंगल फेज मोटर का निर्धारण आपके वाटेज में किया जाता है। बेसिकली देखना, सिंगल फेज ज्यादातर आपके एंड यूजर पर काम करते हैं, डोमेस्टिक यूजर पे काम करते हैं। डोमेस्टिक यूजर एचपी में नहीं, वो वाट बताओ, वो वाट समझता है कितने की है, बोले 150 वाट की मोटर है। अच्छा अच्छा, 60 वाट की मोटर है ना, ऐसे बोलते ना। तो अगर उसको आप बोलोगे एक बटा आपके पास 16, 1/32, 1 बटा, तो वो नहीं समझता, है ना। तो लिखो सिंगल फेज की मोटरें कम क्षमता में बनाए जाने के कारण सिंगल फेज की मोटरें कम क्षमता में बनाए जाने के कारण वाटेज में निरूपित किया जाता है, वाटेज में निरूपित किया जाता है, वाटेज में निरूपित किया जाता है। जैसे जैसे 450 वाट, 350 वाट, 250 वाट, 150 वाट, 100 वाट, 60 वाट, इत्यादि। ठीक है, 450 हो गया, है ना, 350 हो गया, 250 हो गया, 150 हो गया, 100 वाट की हो गई, है ना, 60 वाट हो गया, है ना, वो 250 वाट, 200 वाट जाती है ना। क्लियर? क्या या बट्टे में निरूपित किया जाता है, या बट्टे में निरूपित किया जाता है, या बट्टे में निरूपित किया जाता है। कई बार देखना वाटेज कैपेसिटी नहीं होगी, बट्टा रेटिंग होगी। बट्टा रेटिंग समझता हूँ, समझाता हूँ। अच्छा बताओ, एक एचपी क्या होता है? एक एचपी आपके पास 735.5 वाट होता है। एंड यूजर को समझाने के लिए हम आपके पास ये बताते हैं, ये समझ में आता है वाट, है ना। और वैसे बहुत सारे तो समझदार होते हैं, बहुत ज्यादा समझदार नहीं होते, तो हम ऐसे समझाते हैं, समझ जाते हैं। अच्छा बताओ, 1/2 HP, 1/2 HP क्या होगा? इसका आधा, इसका आधा। ये आपके पास कितना हो जाएगा? 2 तिया 6, और 2 आपके पास क्या है? 12 का, फिर उसके बाद 2 7 लगभग ऐसे ही आएगा। आपके पास कितना हो जाएगा? तो मैं इसको मोटा मोटा आपके पास क्या 350 वाट बोल सकता हूँ। आप बोलते भी हो, आपका जो आपके एग्जॉस्ट आता है ना, 350 वाट में आता है। समर्सिबल पंप आता है ना आपके, आधा एचपी का, वो लगभग लगभग इतनी पावर खाता है। ठीक है, चलो। अच्छा फिर देखते हैं, 1/4 HP, 1/4 HP, 1/4 HP हमारा आपके पास क्या होगा? इसका आधा हो जाएगा। हम मीट्रिक लेके नहीं, ब्रिटिश लेके चल रहे हैं, सॉरी मीट्रिक लेके चल रहे हैं, ब्रिटिश लेके नहीं चल रहे। ब्रिटिश में आंकड़ों में थोड़ा बहुत बदलाव आ जाएगा, है ना। ज्यादातर 735.5 ही आता है, तो 735.5 ही रखेंगे। तो फिर आधा कर दो, तो आपके पास कितना? 1 और 2 × 8 = 16, और 2 × 3 = 6,
तो आप दो अट्ठे 16, आपके पास क्या है वाट, 1/4 HP हो। देख लो, लगभग लगभग आपके पास क्या है, इसको मोटा मोटा बोलो तो 200 वाट बोल दूं मैं, है ना, 200 वाट है ना, 180 वाट या 200 वाट से बोल सकते हैं अपन, 180 वाट वैसे तो बोला जाए, ज्यादा बेहतर ही है ना। इसके बाद देखो 1/8 के बाद हम बात करते हैं 1/, ये 8 HP, 1/8 HP। अगर आपकी कहीं मशीन पे लिखा हुआ है 1/8 HP, तो देखो मैं लगभग जा रहा हूँ इधर की तरफ, मैं लगभग जो आपके सामान्य बोलचाल में जो बोला जाता है उस पर हम बात करते हैं। ये 350 वाट के अंदर, ये लगभग आपके 180 है ना वाट, या मोटा मोटा बोल देते तो भैया 200 वाट भी बोलते, लेकिन 180 ज्यादा बेहतर शब्द है इसके लिए। अच्छा, इसका इसका फिर आधा कर दें, तो आपके पास देखो दो नाम आपके पास 18, और ये एक, और फिर आपके पास लगभग आपके 91.92 है ना, तो लगभग हम बात करें इसकी, लगभग हम बात करें ये आपके पास 90 वाट, और आपके यूजर जो है 100 वाट तक लेके चला जाता है, लेके जाता है क्या, उस तो बेचारा इतना भोला होता है कि 0 वाट के बल्ब का नाम अगर 0 वाट रख दिया तो 0 वाट ही बोलता है उसको, है ना, 0 वाट ही बोलता है ना। 0 वाट का बल्ब क्या 0 वाट पावर कंजप्शन खर्च करता है? नहीं करता ना, लेकिन फिर भी कितना आराम से 0 वाट का बल्ब लेकर खरीद के लाता है और चलाता भी उसको रात भर, दिखता है उसके नाम है, तो भाई साहब 0 वाट का बल्ब दे दो यार। हाँ, और रात भर आपके चला के रखता है उसको, नॉर्मल सामान्य परिवारों में, है ना, नाइट में जो मूवी वाले बल्ब, चलो, क्योंकि उससे ज्यादा कम पावर कंजप्शन हमारी जो एलईडी लाइट नहीं होती है क्या, अपन लाते हैं आपके 1.5 वाट में, और आपके पास क्या है 3-3 वाट में आते हैं, ये खर्च करती है, उससे कम वो 15 के आसपास खर्च करता है, वाट वाला वो कन्वेंशनल 0 वाट का बल्ब होता है ना। अभी तो खैर नहीं चलता, अब तो शायद बंद हो गया होगा यार। हाँ, 1/8 देखो, ये 1 बटा आपके पास क्या 16 HP, 1/16 HP, तो आधा कर दें आपस, आपके आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 बार 2 चौक 8, और फिर आपके पास क्या हो जाएगा 11, 2 पंजे 10, और फिर 19, तो 2 नाम 18, है ना, तो लगभग 46 कर दूं यार इसको राउंड ऑफ करके, 46 वाट। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास आपके 1/16 HP की मशीन है, और लिखा हुआ रहता है, आप रेटिंग प्लेट आप देखना, आज अपने सिंगल फेज अप्लायंसेस को जाके पीछे की तरफ देखना है, देखा है कभी, देखा, देखना आप, तो आपको पता चलेगा यार 1/32 HP लिखा हुआ है, 1/64 HP लिखा हुआ है ना, तो 1/16, 1/8, 1/32 का मतलब क्या होता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए ना, तो आपको बता पाओ, ये कैलकुलेशन करोगे ना अगर वहां बैठ के एग्जाम हॉल के अंदर, सारा समय खराब हो जाएगा। अभी से याद रखोगे कि हाँ 350 के बाद गाड़ी, 700 के बाद गाड़ी, 735 के बाद 350 पे रुकेगी, फिर 180 पे रुकेगी, फिर 90 पे रुकेगी, फिर 46 पे रुकेगी, है ना। अब आप देखो 1/32 HP निकाल के बताओ क्या आएगा, 1/32 HP निकाल के बताओ क्या आएगा, 23, 23 वाट, 23 वाट, है ना, जिसे हम राउंड ऑफ करके बोले नॉर्मल साधारण यूजर तो 25 समझ में आता है उसके, 20-25 खर्च कर जाए ऐसे, है ना, 23। अच्छा, अगर मैं 1/64 HP पे आ जाऊं, तो मेरे पास बोले कि 1/64 HP की, 1/64 HP की आधा कर दे, लगभग लगभग 10, या एग्जैक्ट जाऊं 11.5, है ना, तो ये आपके पास क्या है 11 पॉइंट आपके पास क्या है 5 वाट, है ना, या लगभग हम जाएंगे 10 वाट की तरफ। कितना यार ये मशीन, कितना ये मोटर है, छोटी सी मोटर है यार, 10 वाट के बराबर पावर खाती है, वो ये छोटी सी मशीन, है ना। अभी 1/64 के बाद भी आती है मशीन, आपने देखा है ना, जैसे कि आपका एसी होता है, एसी में वो जो ब्लोअर के आगे का चलता है ना रेडिएटर, वो घूमता रहता है ऐसे ऐसे करके, और ऐसे ऐसे घूमता रहता है, वो हवा को आपके यूं भी फैलाता है और हवा को यूं भी फैलाता है, स्विंग नहीं करता क्या एसी की ब्लेड,
हाँ, वो स्विंग करता है ना वो चीज, तो वो काई से चलती है, मोटर लगी रहती है उसकी, है ना। एक छोटी मोटर होती है बहुत पुअर पावर कंजप्शन की, है ना। तो आपके पास क्या है, अभी इसको लेके जाएंगे और तो वो 5 वाट के आसपास पावर खाएगी। तो इतना कोई लाइट का कंजप्शन नहीं करती है, लेकिन हाँ, छोटी छोटी जगहों पर ऐसे छोटे छोटे अनुप्रयोग करने के लिए मशीनें बहुत काम की होती है। बता रहे हैं सबको। डोमेस्टिक मशीन है वो ज्यादातर इसी फिगर में आती है, डोमेस्टिक मशीन है। फिर इसके बाद आती है कैसे, एक के बाद देखो, इसके पीछे नीचे आपके एक और होती है पूर्ण की और सवा की। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपके 3/4 HP की मशीन भी आती है, और उधर आपके पास क्या है, सवा की भी आती है, 0.75, है ना, और 1.25, देखना 1.5 HP, सवा HP, पौन HP। सबमर्सिबल पंप लेने जाते हैं तो ऐसी बातें करते हैं ना। जरा निकालो पौन HP का, पौन HP आप निकालो, इधर की तरफ, ये बीच में रह गया एक आंकड़ा, हाँ बीच में रह गया, क्या निकाल के दो जरा। आयुषी, मतलब देखना नहीं, निकालना है। की मशीन लग रही है, अगर अपन लगाते ना, दुकान बना लिया, 0.5 HP की फेल हो जाती है वहां पे, डबल मंजिल 3 मंजिल चल जाती है। तो आपने क्या, 3 मंजिल के ऊपर टावर लगा दिया, और टावर के ऊपर आपने टंकी रख दी, फिर वहां पौन HP, 1 HP, सवा HP तक लगानी पड़ती है, और टंकी बनने में टाइम लगता है। चलिए एग्जैक्ट 550, पूरा कैलकुलेट करके लिखाओ, मेरे को आंकड़ा लिखवाना है या बच्चों को। करो हाँ, नोट करेंगे ऑनलाइन वाले यार। HP वर्सेस वाटेज, सिंगल फेज मशीन में आके भी नहीं पढ़ाना। 450 है, 550 बोल रहे हैं। अरे तुम कर क्या रहे हो यार, इधर देखो, इसको 3 से गुणा कर दो, ये 1/4 तो ये रहा, इसका मतलब ये है 1/4 का मतलब ये, 24, है ना, 24 का 4, हासिल के 2, है ना, 3 3 9, 11, 1, और 3 8 24, 25 का 5 2, तो 5, लड़का सही कह रहा है बिल्कुल, 550 के आसपास आ रहा है, एग्जैक्ट आपके पास 551.4 आ रहा है ना। हाँ कोई नहीं, आ गया। तो राउंड ऑफ करेंगे तो वही 50 के आसपास जाएगा, 550। तो अगर मैं राउंड ऑफ बोलूंगा ना, आंकड़े ढूंढूंगा, ढूंढूंगा 550 वाट, 550 वाट ढूंढूंगा, क्योंकि वो भी तो खेल खेलेगा आपके साथ, दशमलव के एग्जैक्ट आंकड़े थोड़ी डालेगा वो आपके, लगभग डालेगा वो। सवा HP निकालो, सवा HP और 1.5 HP, या 1.5 HP तो रहने दो, सवा HP छोड़, सवा HP निकाल दो, सवा HP। ये होती पौण, बड़े पॉपुलर नाम है ये होती सवा, सवा है, ये पौण है।
कैसे निकालोगे? तो जोड़ दो। क्या कर रहे हो आप? भाग भाग लगा रहे हो। एक एचपी और 0.25 HP, ये रहा 0.25 HP, और ये रहा 1 HP, दोनों को जोड़ दो, जोड़ के यहाँ लिख दो, है ना? इधर देखना जरा क्या हो रहा है यार। 8 और 5 13, 13 का 3 का 1, 5 और 8 और 1 तो आपके पास 8 और 3 11, 11 का 1, और 7 और 1 8 और 1, है ना? लगभग यहाँ ये वाटे जाके रुके। तो 919, है ना, 0.3। तो आपने देखा है ना, एक सुजाता की मशीन आती है, ये मिक्सर, फूड जूसर और मिक्सर वालों के पास में जो 1.25 HP की मशीन लगी होती है, कह लगे कुछ भी डालो जूस बना देती है ना? कुछ भी डालो जूस बना देती है, और उसके ऊपर लिखा भी रहता है 200 वाट, 200 वाट लिखा रहता है उसके ऊपर, है ना? तो 900 वाट क्यों लिखा रहता है, समझ में आ गया ना? लगभग लगभग आपके पास ऐसे करके लिखा रहता है वहां पे वाट। ये ऑनलाइन वाले, ये वाले आंकड़े नजर नहीं आ रहे होंगे, ये ब्लर हो गया होगा ये यहाँ से ऊपर की तरफ। ये आवाज पे काम करना, वहां से आप नोट कर लेना। हाँ, डन यहाँ तक। याद है एचपी की? ये भी आती है ना, ये वाली। चलो, आगे बात समझ में आ गई ना? हाँ, तो उनके ऊपर वाटेज इसलिए लिखा जाता था कि एंड यूजर को वाटेज समझ में आता, उसे एचपी समझ में आता। उसे ये बोलोगे ना 1/32, 1/16 और ये सब समझ में नहीं आएगा उसके, है ना? और आपकी तरफ यूं मुंडी ला के और वो चला जाएगा, कुछ नहीं बोलेगा। वाटेज में हिसाब लगा लेता है वो कि यार ऐसे ऐसे करके ऐसे से हो। चलो, ये आपके पास, अब नीचे लिखो। अ, अब आपने कहा कि सिंगल फेस की मशीन स्वतः आरंभ नहीं होती, ये बोला। आपकी और मेरे बीच में बात यही हुई कि सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, क्यों नहीं होती? सिंगल फेस की मशीन सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं होती? अच्छा, ये तो कारण नहीं होता, फेज विभक्त नहीं होता। हाँ, वेरी गुड, शाबाश। हाँ, बेसिकली सिंगल फेज सप्लाई के कारण जो है ना, पल्सेटेड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होता। इसलिए आपके पास सिंगल फेज की स्वतः आरंभ नहीं होता। पल्सेटेड मैग्नेटिक फील्ड का मतलब समझना, एक बार पॉजिटिव हाफ में आपके पास क्या पीक पैदा होगा, दूसरी बार उतना ही आपके टॉर्क पैदा होगा, लेकिन अपोजिट नेगेटिव साइड से पैदा होगा। आप यूँ समझो, एक आदमी इस चक्के पर, जैसे ये चक्का है, चक्का है, एक यूं हाथ मार रहा है, और दूसरा आदमी थोड़ी देर बाद यूं मार देता है, फिर एक यू मार रहा है और दूसरा यू मार देता है, फिर एक यू मार रहा है और दूसरा यू मारता है। बताओ ये घूमेगा कहीं पे? घूमेगा क्या? कोई मुझे यू मारता है तो मेरी मुंडी ऐसी जाती है, दूसरे से यू कर देता है, फिर मैं क्या करूंगा, दोनों के उसके अंदर कांस्टेंट आ जाऊं, कहीं नहीं घूमना मैं। हाँ, है ना? उसमें नीचे लिखो, सिंगल फेज सप्लाई के कारण स्पंदित चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। सिंगल फेज सप्लाई के कारण स्पंदित चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। सिंगल फेज सप्लाई के कारण स्पंदित, स्पंदित इंग्लिश में कहेंगे पल्सेटेड, पल्सेटेड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, पल्सेटेड मैग्नेटिक फील्ड, स्पंदित, स्पंदित चुंबकीय क्षेत्र, पल्सेटेड मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होता है, पल्सेटेड मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होता है, इसके कारण सिंगल फेज की मशीनें सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, के कारण सिंगल फेज की मशीनें सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। नॉन सेल्फ स्टार्ट मशीन, सिंगल फेज की मशीनें सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। Done?
पहली बात तो ये हो गई कि सिंगल फेज की मशीनों को सेल्फ स्टार्ट कैसे बनाएं। चैप्टर की शुरुआत अब तो यहीं से करनी पड़ेगी भी, स्टार्ट किए तो मशीन नहीं चला पाओगे ना आप, है ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिंगल फेज मशीन सेल्फ स्टार्ट बनाने की, है ना। देखो सिंगल फेज मशीन को सेल्फ स्टार्ट बनाने की विधियां, सिंगल फेज मशीन को सेल्फ स्टार्ट बनाने की विधियां, सिंगल फेज मशीन सेल्फ स्टार्ट बनाने की विधियां। सबसे पहली विधि होती है आपके पास स्प्लिट फेज विधि, में कहते हैं विभक्त कला विधि। पहला स्प्लिट फेज मेथड, पहला स्प्लिट फेज मेथड देखिएगा, विभक्त कला विधि, विभक्त कला विधि। शेडेड पोल मेथड, शेडेड पोल मेथड, शेडेड पोल मेथड। हिंदी में कहते हैं इसको छायांकित ध्रुव विधि, छायांकित ध्रुव विधि, छायांकित ध्रुव विधि। तीसरा देखो रिपल्शन मेथड, प्रत्याकर्षण विधि, रिपल्शन मेथड हिंदी में प्रत्याकर्षण विधि, रिपल्शन मेथड प्रत्याकर्षण विधि, प्रत्याकर्षण विधि। प्रत्याकर्षण विधि, ठीक है, डन। रिपल्शन मेथड, प्रत्याकर्षण विधि। चलो तो ये आपके पास क्या हो गई तक, क्या फिर लाएंगे ना यार, स्प्लिट फेज में हम स्प्लिट फेज करेंगे, फिर फेज को जो आगे पीछे करेंगे उसमें एक बार तो रेजिस्टेंस लगा देंगे, एक इंडक्टिव कर देंगे, एक बार कैपेसिटर लगा देंगे, में आएगी मशीन। ये तो हम पढ़ रहे विधि, भाई हम हमारी मशीन कैसे स्टार्ट बनाए, आप सेल्फ स्टार्ट हो जाए, बाहर से कोई तामझाम लगाने की जरूरत ना पड़े। इसमें मेनली हमारे पास तीन ही मेथड है। पहला मेथड हमारे पास है विभक्त कला विधि, दूसरा हमारे पास छायांकित ध्रुव विधि, और तीसरा हमारे पास है प्रत्याकर्षण। इंग्लिश में बोले तो स्प्लिट फेज मेथड, शेडेड पोल मेथड और रिपल्शन मेथड, है ना। आगे बढ़े, यहाँ तक अगर बातें आपको समझ आई है तो आगे बढ़ जाऊं तो डन। चलो अब इसके बाद देखो स्प्लिट फेज। अच्छा स्प्लिट पहले मुझे कौन बताएगा अच्छी तरीके से, विभक्त कला विधि, विभक्त कला, विभक्त कला विधि, स्प्लिट फेज मेथड, बोलो। स्प्लिट फेज, स्प्लिट फेज। तो अब इसमें क्या करते हैं हम, एक फेज को दो फेज में कन्वर्ट करते हैं। क्यों कन्वर्ट करते हैं, है ना, फायदा क्या होता है ना। बेसिकली हम एक फेज को दो फेज में कन्वर्ट इसलिए कर रहे हैं कि इन दोनों से हमें जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त होगा, मैं चाह रहा हूं कि वो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड रिवॉल्विंग नेचर का हो जाए। और अगर ऐसा हो गया तो हमारी मशीन थ्री फेज की मशीन की तरह सेल्फ स्टार्ट होगी, हमारी मशीन थ्री फेज की मशीन की तरह सेल्फ स्टार्ट होगी। इसलिए मैं सिंगल फेज को दो फेज कन्वर्ट कर रहा हूँ। इसके लिए करते क्या है, हम कुछ नहीं करते हैं, देखो हम ये करते हैं, ये मेरे पास जो एक कॉइल है, एक कॉइल को मैं दो कॉइल में ऐसे विभक्त कर दूं। तो बताओ, एक होगी मेन वाइंडिंग और एक होगी सहायक वाइंडिंग। मेन वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा। हाँ बोलो, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, फटाफट बताओ। मेन वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे,
कहीं मशीन लगाई है अपन। सिंपल आपके पास क्या है, यहाँ से ये आपके पास क्या है, मेरी आई करंट है ना, ये मेरे पास मेन वाइंडिंग है, और ये आपके जो है ये आपके सहायक वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग जिसको स्टार्टिंग वाइंडिंग, या फिर इसका एक नाम और होता है आपके पास स्टार्टिंग वाइंडिंग का ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ऑक्सिलरी वाइंडिंग है ना, ये मेन वाइंडिंग को हम रनिंग वाइंडिंग भी, का एक नाम होता है रनिंग, रनिंग वाइंडिंग। मेन वाइंडिंग हो गया, रनिंग वाइंडिंग हो गया, है ना, और ये आपके पास स्टार्टिंग वाइंडिंग ऑक्सिलरी वाइंडिंग है ना, ये होती है। क्लियर। और यहाँ पर आपके पास क्या है, ये जो लगा रखा है ना मैंने, ये सेंट्रीफ्यूगल, क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है ना, सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है। अच्छा देखो यहाँ जो आपके पास है, ये मेन का करंट है, मैं आई एम से रिप्रेजेंट, और ये आपके पास क्या है, स्टार्टिंग वाइंडिंग का करंट है, आई एस से रिप्रेजेंट। यहाँ मेन वाइंडिंग का फ्लक्स होगा जिसे मैं फाई एम से रिप्रेजेंट करूंगा, यहाँ पर आपके पास ऑक्सिलरी वाइंडिंग का फ्लक्स होगा स्टार्टिंग वाइंडिंग का, जिसे मैं फाई एस से रिप्रेजेंट, और इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का फेज डिस्प्लेस है ना, इलेक्ट्रिकल एंगल है हमारे पास, ठीक है, 90 डिग्री का फेज डिस्प्लेस। और यहाँ जो आपके पास है, ठीक है, बनाओ इसको फिर आगे बात करते हैं। नहीं यार, दिख रहा है आराम से, बस थोड़े से शब्द कट्टे हैं, बाकी दिख रहा है। डन। चलो लिखना चालू करो।
तो लिखिए इस विधि में एक मिनट रुको जरा, अपन फ्लक्स इंट्रोडक्शन भी दे दें आपको साथ के साथ में ही। फ्लक्स का इंट्रोडक्शन भी देख लो यार आप तो साथ के साथ में, फिर बनाने का नहीं होगा, फिर लिखाने का रह जाएगा बस के। बनाने वाली चीजें बन जाएगी यार, है ना। ये वाला हटा रहा हूँ सारा का सारा वाला हिस्सा। बाकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, आराम से पढ़ने वाला बच्चा पढ़ सकता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। फिर देखो होता क्या है, यहाँ पर देखो जो मेन फ्लक्स है वो हमारा आपके पास क्या है, मेन वाइंडिंग का फ्लक्स है ना। और एक हमारे पास स्टार्टिंग वाइंडिंग का फ्लक्स है ना। तो मेन वाइंडिंग का जो फ्लक्स है वो हम आपके पास क्या है, ये मान लेते हैं, ये मान लेते हैं मेन फ्लक्स फाई एम, फाई एम मेन वाइंडिंग, है ना। और एक आपके पास ये है, ये रजिस्टिव कोयल है ना। और ये इंडक्टिव कोयल है। तो ये वाला फ्लक्स आपके इस वाले फ्लक्स से 90 डिग्री पीछे डिस्प्लेस्ड होता है। के बीच का एंगल जो है लगभग 90 डिग्री का बताया मैंने आपके। तो ये रहा आपके पास क्या है, पाई एस। अच्छा दोनों मैग्नीट्यूड में लगभग बराबर ही है ना। इसका और इसका मैग्नीट्यूड में लगभग लगभग बराबर ही रख रहा हूँ। आप देखो इसका और इसका लगभग मैग्नीट्यूड बराबर है। जब इनको जोड़ेंगे अपन, है ना, तो कैसे जुड़ेगा, ये जो फ्लक्स आएगा ये फ्लक्स होगा हमारे पास पाई आर, रिजल्टेंट फ्लक्स है, पहला इवेंट है। लेकिन ये फ्लक्स रिवॉल्विंग है, पल्सेटेड है, 90 डिग्री के बाद चेंज हो जाता है ना। फिर होगा क्या, ये जो चीजें हैं, ये वाली चीज ये यूं हो जाएगी, ये जो है घूम के यूं हो जाएगी इस डायरेक्शन में, ये चीज यहाँ से यहाँ आ जाएगा। देखो पहली चीज तो मैंने आपसे कहा है कि ये 90 डिग्री पर इलेक्ट्रिकल डिस्प्ले, और ये वाला एंगल जो है वो 45 डिग्री होता है। आजकल क्या होता है, बीच की आदत हो गई, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स आपके पास क्या मेन फ्लक्स के साथ एंगल रखता है। लड़का सोच रहा है कि तो पढ़ाया ही नहीं, क्या बताया सर ने, सर ने फेजर बताया था बस, सर को पता ही नहीं था ऐसे क्वेश्चन बन खुद जाएगा। तो फिर बेचारे सर ने बताया नहीं, और उत्तर आ रहा है ए बी सी डी 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, उत्तर आ रहा है 45 डिग्री। तो ऐसे प्रश्न हैं तो शायद टीचर को भी नहीं लगता कि ऐसे प्रश्न उससे भी नहीं पड़े होंगे, है ना। तो अब क्या करे बेचारा, बनाने वालों ने क्वेश्चन बना दिया, नहीं समझे बात को यार। जो आदमी जिस दिशा में जाएगा वो फिर बहुत कुछ अंदर चला जाता है। सिर्फ बात को भाई क्या आदत है, टारगेट क्या होता है कि यार एक बुक है, बुक के पीछे क्वेश्चन देने, हमें कितने सारे क्वेश्चन देने, लघु उत्तरात्मक देने, संक्षिप्त वाले देने, मेरिकल भी देने, रिक्त स्थान भी देने, मिलान करो भी देना है, और अबसद भी देना है। तो बताओ अबसद कितने आएंगे, 10 या 12, 10-12। लेकिन एक बंदा सर पे कफन खान के बैठा हुआ है कि मैं तो अबसद ही बनाऊंगा, बाकी कुछ नहीं बनाऊंगा, और हर टॉपिक में से छांट छांट के बनाऊंगा। तो वो छोड़ेगा क्या, कुछ नहीं छोड़ेगा। जहां उसे इतनी सी भी संभावना बनी ना, तिल का ताड़ बना देगा। पता ना भाई, कई लोग होते हैं बिलजुल, कई लोग कहते हैं हमें लड़ना नहीं चाहिए, हमें लड़ना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी लोगों की लड़ाई होती ही नहीं होती है। होती नहीं, क्यों होती है, क्यों होती है लड़ाई, फिर बोल रहे थे हम तो लड़ना नहीं चाहिए, फिर तुम्हारी लड़ाई हो रही ना, सामने वाला मान ही नहीं रहा। मान लो मैं तो लड़ना नहीं चाहता, लेकिन सामने वाला क्लास में आके यहीं आके 4 बात सुनाने लग जाए, मैं क्या करूं बताओ, सर की उसके कान के नीचे बजाऊंगा, और मैं फिर भी उसको समझा रहा हूँ, फिर मेरे को धक्का मुक्की कर रहा है। या तो है कि मैं उससे पिट लूँ, वो जो धक्के मार रहा है वो भी सुन लूँ, 4 बातें भी सुन लूँ, सही गलत कुछ भी नहीं। तो ये है कि भाई मैं एक गलत शब्द के ऊपर एक आपके पास क्या है कान के नीचे बजाना चालू, है ना, या फिर 2 बजाना चालू करो, तो ऑटोमेटिकली गलत शब्द उसके निकलने बंद हो जाएंगे। उसको पता है कि मैं भी एक गलत बात बोलूंगा 4 बजाएगा ये, तो फिर अपने आप वो गलत ही कम कर देता है। यहाँ पर भी ठीक वैसे ही है, अगला बंदा सोच के बैठा है मेरे को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है, तो उसने धर लेके बना दिया,
ये इसके ऊपर। चलो अब ये ऐसे डिस्प्लेस्ड होगा, यू घूमेगा 360 डिग्री पे कर रहा हूँ इसका, ये ऐसे घुमाऊंगा तो आप बताओ ये वाली चीज ये आ जाएगी ना। आप फील करना, ये पीछे रहेगा या आगे रहेगा, ये आगे क्यों रहेगा, रेफरेंस आपके पास कैसे, अगला वाला फेज आपके यहाँ चला जाए। कोशिश करना ये और ये लगभग बराबर बनाओ, ये हो जाएगा आपके पास 5s और अगली पोजीशन है इसके 5 डैश दे रहा हूँ, डैश दे रहा हूँ, ये फर्स्ट पोजीशन है। अब देखो फिर रिजल्टेंट निकालो इनका, फाइव आर डैश। अब यू काउंट करना, डैश डैश डैश, पहली 5 पोजीशन 5 डैश पोजीशन, है ना। चलो दोबारा देखो, फिर ये चीज यू करके यू घूमेगी, करके घूमते से यहाँ क्या आ जाएगा, 5m डबल डैश, 5s मेरा उठ के इधर चला जाएगा, ये 5s डबल डैश। तब फिर रिजल्टेंट निकाल के दो, रिजल्टेंट मतलब दोनों सदिशों का योगफल, परिणामी क्या है, दोनों सदिशों का योगफल। अगर मुझसे बोले कि ये क्या है तो मैं बोलूंगा कि 5 सदिश जो 5r सदिश जो है 5m सदिश और आपके पास क्या है 5s सदिश हो गया, ये है ये, है ना। चलो ये आपके पास क्या आ गया, 5r डबल डैश। फिर वापस ये चीज जो है ना, ये चीज मेरा हाथ नहीं घूम रहा है, ऐसे ऐसे करके यू घूमेगी, है ना, वापस से घूमेगी, वापस वहां पहुंच जाएगी। तो ये भैया जो है ना हमारे, ये यहाँ पहुंच जाएंगे, 5m क्या आएगा ई डैश, और ये वाला जो s है कौन सा वाला, ये वाला डबल डैश वाला, ये यहाँ पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा 5s डबल डैश। और जब इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो इसका रिजल्टेंट आपके यहाँ से 5r, ठीक है। अब चलो आप मुझे देख के बताओ, अगर ये एंगल 45 है और ये एंगल 45 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, क्या है ना। अच्छा दोबारा मुझे देख के बताओ यार, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना, 90 का था ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट, शाबाश। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, डिस्प्लेसमेंट बराबर आ रहा है, इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं कोणीय विस्थापन, है ना। अच्छा बताओ, यहाँ जितनी लंबी लाइन है लगभग इतनी है ना, यहाँ पर भी यही है, यहाँ पर भी यही है, यहाँ से आपके पास क्या कह सकता हूँ कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है, कोणीय विस्थापन जो है यहाँ पर, ये जगह कहाँ है, यहाँ यहाँ देखो इस जगह जगह बन रहा है थोड़ा सा, यहाँ अगर मैं बात करता हूँ कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन विस्थापन इंग्लिश पहले इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, और विस्थापन जो है वो कितना है डिग्री। अच्छा मुझे बताओ कि 5r इक्वल टू 5r डैश इक्वल टू 5r डबल डैश इक्वल टू 5r डबल डैश, है ना, ये आपके पास है परिमाण, मान आ रहा है कि नहीं आ रहा, है ना। अच्छा घूम भी रहा है, घूम रहा है अभी ये, है ना। तो यहाँ पर आपके पास जो हमारा 5r है वो 5r क्या हो जाएगा बताइए, अभी अभी जो 5r है 5r क्या हो जाएगा, सोल्विंग नेचर, सुनिए परिणामी, परिणामी गुणीय चुकीय क्षेत्र बोल सकता हूं मैं इसको, है ना। रिजल्टेंट आपके पास क्या, रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड बना दिया। तब आप देखो ऐसा करके मैंने ये पैदा किया और इससे हमारी मशीन अपने आप स्टार्ट हो जाएगी, बनाओ आराम से बनाना, वेक्टर थोड़ा सा बढ़िया बनाना, है ना।
बनाओ, बहुत प्यार से बनाओ उसको।
जो मेरे को था केवल वो सब मैं दे चुका हूँ, ये केवल थ्योरेटिकल पोर्शन लिखाना है आपको। देखो विधि में, इस विधि में एक फेज को दो फेजों में विभक्त किया जाता है। इस विधि में एक फेज को दो फेजों में विभक्त किया जाता है। इस विधि में एक फेज को दो फेजों में विभक्त किया जाता है। जिन्हें मेन वाइंडिंग और सहायक वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग कहते हैं। मेन वाइंडिंग तथा सहायक वाइंडिंग कहते हैं। मेन वाइंडिंग और सहायक वाइंडिंग कहते हैं। ठीक है। सहायक वाइंडिंग, सहायक वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा होता है। सहायक वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है। जो मोटर के स्टार्ट होने के पश्चात मोटर के स्टार्ट होने के पश्चात जब रोटर अपनी निर्धारित गति का 75% प्राप्त करता है, जब रोटर अपनी निर्धारित गति का 75% प्राप्त करता है, जब रोटर अपनी निर्धारित गति का 75% प्राप्त करता है, सहायक लपेट को परिपथ से हटाने का कार्य करता है। सहायक लपेट को हटाने का कार्य करता है। सहायक लपेट को परिपथ से हटाने का कार्य करता है। ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या काम करता है? जब मशीन हमारी स्टार्ट हो जाती है, हमारा रेटेड स्पीड का लगभग 75% हम प्राप्त कर लेते हैं, तब हम अपनी मशीन को सहायक वाइंडिंग को परिपथ से हटाने का काम करता है। ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच करता है ना। इसका लिखो, लिखो स्टार्टिंग वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग एक रजिस्टिव वाइंडिंग होती है। स्टार्टिंग वाइंडिंग एक रजिस्टिव वाइंडिंग होती है। जो फाइन कॉपर वायर, फाइन कॉपर वायर, पतले फाइन कॉपर वायर से बनाई जाती है, फाइन कॉपर वायर से बनाई जाती है। घेरों की संख्या, घेरों की संख्या मेन वाइंडिंग की तुलना में थोड़ी कम होती है। घेरों की संख्या मेन वाइंडिंग की तुलना में थोड़ी कम होती है। घेरों की संख्या मेन वाइंडिंग की तुलना में कम होती है। ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, मेन वाइंडिंग से रनिंग वाइंडिंग कहते हैं। वाइंडिंग से रनिंग वाइंडिंग भी कहते हैं।
इंडक्टिव कॉइल होती है, मेन वाइंडिंग जिसे रनिंग वाइंडिंग भी कहते हैं, एक इंडक्टिव कॉइल होती है, एक इंडक्टिव कॉइल होती है और पूरे समय परिपथ में रहने के कारण, और पूरे समय परिपथ में रहने के कारण, पूरे समय परिपथ में रहने के कारण इसके प्रतिरोध को कम रखा जाता है। पूरे समय परिपथ में रहने के कारण के प्रतिरोध को कम रखा जाता है ताकि रनिंग आई स्क्वायर आर हानियों का मान, ताकि रनिंग आई स्क्वायर आर हानियों का मान कम प्राप्त हो सके। रनिंग आई स्क्वायर आर हानियों का मान कम प्राप्त हो सके, रनिंग आई स्क्वायर आर हानियों का मान कम प्राप्त हो सके। रनिंग आई स्क्वायर आर हानियों का मान कम प्राप्त हो सके। यह मेन वाइंडिंग, मेन वाइंडिंग थिक कॉपर इनेमल्ड तार, थिक कॉपर इनेमल्ड तार से बनी होती है, जिसमें घेरों की संख्या तुलनात्मक रूप से अधिक रखी जाती है, में घेरों की संख्या तुलनात्मक रूप से अधिक रखी जाती है, में घेरों की संख्या तुलनात्मक रूप से अधिक रखी जाती है। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ ऐसा नहीं पूछता है आपसे नंबर ऑफ टर्न किसके ज्यादा होते हैं किसके कम होते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है। ऐसे पूछता है कि बताइए द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न, है ना। आपके पास क्या है, मेन वाइंडिंग टू ऑक्सिलरी वाइंडिंग, बताइए मेन वाइंडिंग टू ऑक्सिलरी वाइंडिंग आपके पास क्या टर्न रेशियो क्या होगा, लेस देन 1, इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1, नन ऑफ दिस, लो मेन टू ऑक्सिलरी, अरे ग्रेटर देन 1 होगा ना, बड़े में अगर छोटे का भाग दोगे तो मान एक से बड़ा आता है ना, एक तो कभी हो ही नहीं सकता। अगर मैं बोलता हूँ टर्न रेशियो कहाँ से कहाँ तक, ऑक्सिलरी से मेन, तो लेस देन 1 हो जाएगा, है। तो आपसे कुछ भी लिया कि किसमें नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है और नहीं भी, है ना, और आपको ये भी लग गया अरे यार क्वेश्चन कहाँ से आया, सर ने जो बताया था तो पूछा ही नहीं, सर तो कह रहे थे कि किसमें नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है पूछेगा, नंबर ऑफ टर्न कम है पूछेगा, ऐसे नहीं पूछा, सिंपल पूछा कि भाई साहब सिंगल फेज में टर्न रेशियो चाहिए कहाँ से कहाँ तक का, प्राइमरी से आपके पास क्या है, सॉरी मेन वाइंडिंग से आपके पास ऑक्सिलरी वाइंडिंग का, आप बताइए क्या वैल्यू होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, लेस देन 1 होगी, इक्वल टू 1 होगी, बोलो दोबारा। आयुषी समझ में आ रहा है मैं बोल रहा हूँ जो बड़बड़ कर रहा हूँ ऐसे, हाँ बोलो उत्तर बताओ इसका। मेन टू ऑक्सिलरी, मेन टू ऑक्सिलरी टर्न रेशियो, तो नहीं आ रहा इसके समझ में कुछ। अब मैं बताता हूँ आपको, मान लो कि इसमें नंबर ऑफ टर्न जो है वो 100 है, नंबर ऑफ टर्न 100 है और इसमें नंबर ऑफ टर्न 90 है। अब मुझे बताओ अगर मैं 100 में 90 का भाग दूंगा तो मान एक से ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा, भाई मेरा यही तो बोल रहा हूँ, तो टर्न रेशो बोलते हैं ना। लेकिन अगर मैं आपके पास बोलता हूँ टर्न रेशो कहाँ से, ऑक्सिलरी टू मेन, ऑक्सिलरी 90 है और मेन आपके पास 100 है, तो भाग लगा दिया तो मान आ जाएगा 9/10, कि ये मान एक से कम है ना, तो ये आपके लेस देन 1 हो गया ना। अच्छा इक्वल टू तो हो ही नहीं सकता कभी भी,
क्योंकि मैंने ये थोड़ी बोला कि नंबर ऑफ टर्न मेन आपके पास ऑक्सिलरी नंबर ऑफ टर्न इक्वल होते हैं। अगर दोनों में आपके पास इक्वल टर्न होते हैं तो फिर टर्न रेशो एक आ जाता। एक तो कभी हो ही नहीं सकता, या तो उत्तर आएगा एक से कम या फिर होगा एक से ज्यादा। और नहीं तो डायरेक्ट क्वेश्चन है हलवा टाइप का कि बताइए किस में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होते हैं, किस में नंबर ऑफ टर्न कम होते हैं। ये हलवा टाइप का क्वेश्चन है। तो ये अगर हलवा आपको मिल गया तो सभी सही लगाएंगे। ऐसा कोई, मैं समझता सिंगल फेज मशीन अगर थोड़ी बहुत भी कोई पढ़कर आया तो इस क्वेश्चन को फिर राइट कर जाए। क्लियर? हाँ चलो, अभी यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। अब अब आपके पास क्या, ये मैंने डिटेल लिखाई है वाइंडिंग के बारे में। देखो मैंने अभी तक क्या क्या लिखा है आपको, आप ध्यान देना आपके पास कंटेंट क्या आया, क्या होता है, ये क्या काम करता है, इसका स्पेसिफिकेशन और इसका स्पेसिफिकेशन, बस इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया अभी तक। अब अगले पॉइंट में लिखो, इसमें लिखना मेन वाइंडिंग में फाई तथा सहायक वाइंडिंग में फाई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। मेन वाइंडिंग में फाई तथा सहायक वाइंडिंग में फाई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अगले पॉइंट में लिखो, मेन वाइंडिंग में फाई और सहायक वाइंडिंग में फाई एस चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। लिखो, दोनों चुंबकीय क्षेत्रों के बीच, दोनों चुंबकीय क्षेत्रों के बीच, दोनों क्षेत्रों के बीच 90 डिग्री का वैद्युतिक विस्थापन होता है। 90 डिग्री का वैद्युतिक विस्थापन होता है। हाँ, 90 डिग्री का वैद्युतिक विस्थापन, 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट विस्थापन होता है। लिखिए, फेजर डायग्राम के अनुसार, फेजर डायग्राम के अनुसार, फेजर डायग्राम के अनुसार फाई एम और फाई एम और फाई एस का परिणामी फाई आर, फाई एम और फाई एस का परिणामी फाई आर, फाई आर परिमाण, परिमाण और नियत कोण, नियत परिमाण और नियत कोण, परिमाण और नियत कोणीय वेग से घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र होता है। नियत परिमाण और नियत कोणीय वेग से घूमने वाला चुंबकीय होता है। के प्रभाव में, के प्रभाव में स्वतः आरंभ हो जाती है। के प्रभाव में स्वतः आरंभ हो जाती है। के प्रभाव में स्वतः आरंभ है। के प्रभाव में मशीन स्वतः आरंभ हो जाती है, सेल्फ स्टार्ट हो जाती है ना? सब कैपेसिटर भी तो होता है ना? तो अभी हमारे दिमाग में आने चाहिए कि यार इस मेथड पर बेस्ड मशीनें कौन, जैसे कि आपके पास क्या है, हम बात करें स्टार्ट इंडक्शन मोटर, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर बोलते हैं, वो इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है ना? कैपेसिटर मोटर वो इस प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है। कैपेसिटर मोटर में तीनों कैपेसिटर मोटर डाल दी मैंने। आपके पास कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर रन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर, तीनों मशीन है। देखो
इस विधि पर प्रचालित इस विधि पर प्रचालित मोटरें इस विधि पर प्रचालित मोटरें, पहले लिखो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। और दूसरा लिखिए कैपेसिटर मोटर। पहली है स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर और दूसरी हमारे पास है कैपेसिटर मोटर। कैपेसिटर मोटर जो है ना, तो हम इसमें लिखो तो 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। कैपेसिटर मोटर को 3 प्रकार से, है ना, तो 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। मतलब जब मैं कैपेसिटर मोटर बोलूंगा ना, तो ये तीनों मोटरों का बात कर रहा हूँ मैं, है ना। अगर मैं स्पेसिफिक कोई चीज बात करूंगा तो फिर मैं तीनों को अलग अलग आपके साथ डिस्कस करूंगा। जैसे यहाँ इस चैप्टर में मैं तीनों अलग अलग आपके साथ डिस्कस करने वाला, है ना। तो पहला लिखिएगा परमानेंट कैपेसिटर मोटर। परमानेंट कैपेसिटर मोटर, परमानेंट कैपेसिटर मोटर। दूसरा लिखो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, ठीक है। और तीसरी लिखिए, अच्छा इसका नाम होता है डबल कैपेसिटर मोटर। नाम सुना है डबल कैपेसिटर मोटर, है ना। डबल कैपेसिटर या कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, है ना। तो लिखो डबल कैपेसिटर मोटर, डबल कैपेसिटर मोटर या कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। डबल कैपेसिटर मोटर या कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। यहाँ तक की बात समझ में आ गई भाइयों? समझ में आएगी यार, हमने समझाया तो ऐसी बात करी नहीं जो हटा दो सब कुछ, है ना। आप में से किसी बच्चे के मन में कोई जिज्ञासा पैदा हो रही हो, प्रश्न पूछना चाहता हो तो पूछ सकता है। हाँ, अभी मोटर की बात करी नहीं ना आपसे, तो मोटर की बात तो आप करूंगा मैं। क्या हो गया जो लगाया था? तो मैं हटाऊंगा नहीं कि मेरी वेंडिंग को, यार कैसे तो हटाऊंगा। तो पंखे में किसने कहा सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगता है? परमानेंट कैपेसिटर मोटर लगा रखी है हमने, तो कैपेसिटर फिक्स जुड़ा रहता है। अभी मैंने मशीन की बात ही नहीं करी यार, मशीन की बात तो मैं अब करने जा रहा हूँ, है ना। चलो, क्या है कि जब हम टॉपिक को पढ़ते हैं ना, इलेक्ट्रिकल वास्तव में 3 महीने में, 90 दिन में, 100 दिन में खत्म होने वाला सब्जेक्ट नहीं है। टीचरों को भी समझना चाहिए, बच्चों को भी समझना। ये आप बताओ CBT2 के अंदर जो लोगों ने सोचा ना कि अब रजिस्टर खोल लो, नोट्स खोल लो, मैं सही बता रहा हूँ, केवल मास्टरों के नोट्स PDF ही इकट्ठे करे उन्होंने, बड़ा कुछ भी नहीं। इसका PDF, उसका PDF, दे PDF, दे PDF। क्या काम का यार जो तुम्हारे समझ में नहीं आया। और फिर हुआ क्या, वहां पे मिनिमम स्कोर कार्ड में भी कंफ्यूजन क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, आएंगे कि नहीं आएंगे कम नंबर भी। और आपको क्या लगता है यार, 40% चाहिए ना, 42%, 35%, 35% आप यूं लिया होगे कि मतलब हंसते खेलते यार कोई है। जैसे भी यार पॉल मैथ, और एक बात बताऊं, जब आप
सुबह शाम मैथ खाते हो, मेंटल पीते हो, जीके जीएस आपके उड़ते हो, तो फिर मन भी उनके जैसे रच जाता है। जैसे भी मैं इलेक्ट्रिकल पढ़ता हूँ पढ़ाता हूँ, मैथ्स पढ़ता हूँ पढ़ाता हूँ, तो मेरा इलेक्ट्रिकल और मैथ्स जैसे दिमाग चलता है। ये नाले दिमाग में नहीं आते मेरे। तुम सोचो राजधानी आ जाएगी या कोई घटना आ जाएगी, मेरे दिमाग में नहीं आती। जब इतने लंबे समय तक आप नॉन टेक पढ़ते हो ना, और फिर एकदम से आप टेक्निकल पे स्वैप करते हो, नहीं हो पाता यार। इसलिए दिन में 1 घंटा निकालिए, 1 घंटा 1.5 घंटा, मैं तो ज्यादा भी नहीं बोल रहा कि आपको लगता है कि यार ज्यादा समय निकाल के पढ़ो, आप 4 4 घंटे 5 5 घंटे, लेकिन कम से कम टच में तो रहो यार। लोगों ने तो उठा के ही नहीं देखा यार, और आती हुई सीट गवा दी, आती हुई सीटें गवा दी। और ये कहानी इस बार की नहीं है, पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था। काफी सारे बच्चे ऐसे धुरंधर बैठे हुए थे टेक्निकल वाले, वीडियो में पास हो गए थे, और इधर इधर नॉन टेक बहुत अच्छा हुआ। सेकंड में बैठाते ना तो सेकंड में ये बढ़िया निकाल लेते हो, नॉटलिस्ट हो जाता, पर पास ही नहीं देने वाला सब। अभी आप देखिए यहाँ पर हम पढ़ेंगे, आप हेडिंग लगाइए, पहली मशीन है भाई साहब, पहली मशीन। अच्छा मेरी बात सुनो, मशीन मशीन बाद में देख लेते हैं, पहले पहले क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, ताकि एक पेट भर जाएगा हमारा कि हाँ ये मशीनें पढ़नी है। ये पता नहीं कितनी मशीनें पढ़नी है। एक बार आपके सिंगल फेज मोटर का क्लासिफिकेशन ले लेते हैं बीच में, और फिर मोटर स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल जो विधियां बताई, उस विधियों में मैंने एक विधि समझाई है, स्प्लिट फेज मेथड। अभी कौन कौन सी दो बात बाकी है? एक तो बाकी है शेडेड पोल मेथड, और दूसरा है रिपल्शन पोल मेथड। दो मेथड, और उन दो मेथड पर बेस्ड मशीनें बाकी है ना। तो अभी आप लिखो फेज मोटर का वर्गीकरण, सिंगल फेज मोटर का वर्गीकरण। सिंगल फेज मोटर का वर्गीकरण, ठीक है? पहला देखिए, पहला देखिए स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। पहली मशीन आ गई, मशीन लिखिए, ये पहली मशीन। मशीन लिखिए कैपेसिटर मोटर, कैपेसिटर मोटर। अच्छा कैपेसिटर मोटर के आगे डैश लगाकर एबीसी कर दो, पीसी। तीन मशीनें पढ़नी है हमको यहाँ, और नाम तुमको अभी लिखा है रिसेंट, फटाफट लिखो, अभी अभी लिखा के निपटाऊं। पहला लिखना परमानेंट कैपेसिटर मोटर, दूसरा कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, और तीसरा डबल कैपेसिटर मोटर, या फिर उसका नाम बताया था मैंने कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। आगे बढ़ जाए, वेरी गुड। ये दो मशीनें हो गई आपके, है ना। जबरदस्ती लगा रहा मैं आपके, कर रहा हूँ नहीं तो कर रहा हूँ मशीनों। ये मैंने सेकंड में तीनों डाल दी, इधर की तरफ नंबर छोटे, फायदा होता है मनोवैज्ञानिक। तीसरे नंबर पर देखो, नंबर पे लिखो आप शेडेड पोल मोटर, शेडेड पोल मोटर, शेडेड पोल मोटर। लिख लिया? इसके बाद लिखिए यूनिवर्सल मोटर, यूनिवर्सल मोटर। शेडेड पोल मोटर के बाद लिखिए यूनिवर्सल मोटर। फिर लिखिए रिपल्शन मोटर, रिपल्शन मोटर के बाद लिखिए सिंगल फेज स्लीपिंग इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज स्लीपिंग इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज स्लीपिंग इंडक्शन मोटर। अच्छा कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मशीनें होती हैं, मशीनों को मैं यहीं पर डिस्कस करूंगा आपके साथ, चैप्टर में डिस्कस, है ना। जैसे कि स्टेपर मोटर हो गया, है ना। रिपल्शन मोटर का ही प्रकार होता है, रिपल्शन प्रिंसिपल पर बेस्ड स्टेपर मोटर हो गया। एक आपके पास लीनियर इंडक्शन मोटर हो गया, है ना। तो लिखिए स्टेपर मोटर, स्टेपर मोटर,
इसके बाद लिखिए लीनियर इंडक्शन मोटर, लीनियर LIM, लीनियर इंडक्शन मोटर, लीनियर इंडक्शन मोटर। हिस्टेरिसिस मोटर, हिस्टेरिसिस मोटर, इंडक्शन मोटर, हिस्टेरिसिस मोटर। ठीक है, होगी मशीन है यार, देखो तो। हाँ, रिलक्टेंस मोटर, नाम याद आ रहा है, लिख लो तुम तो, है ना। करेंगे, इन पर भी बात करेंगे अपन, पूरा डिस्कशन। हाँ, आप नंबर देखो, नंबर काउंटिंग कितने हुए। ओके, ये मशीन है, आपको बस इतनी सी मशीन, हाँ बस बस इतनी मशीन पढ़नी है, ये सारी की सारी मशीनें आपको लिखनी है ना। तो लो, क्लासिफिकेशन भी हो गया। क्लासिफिकेशन को बढ़िया तरीके से याद कर लेना, बहुत जरूरी है ना। अब सबसे पहले हेडिंग लगाओ, पहली मशीन, और ये आपके पास है स्प्लिट फेज इंडक्शन, स्प्लिट फेज, फेज इंडक्शन, स्प्लिट फेज, है ना। और इसके लिए आपको अगली क्लास में आना तो ऑनलाइन वाले बच्चे भी ध्यान रखना, इसके बाद आपको अगला वीडियो देखना पड़ेगा, है ना। तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी की बातें हम जो है वो अगली क्लास में करें। सो मच, जय हिंद, जय भारत।